नमस्कार। हमारे जानने पहचानने श्रोता दर्शक आप सभी को वितस्ता वेंचर्स की तरफ से व्यालोक का नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी रवायत है हर एक संडे को, हर एक रविवार को हम दो या तीन ऐसे अतिथियों से बात करते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपना मुकाम बनाया है, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। पिछला पूरा साल हमारा महामारी की चपेट में चला गया और उस पूरे साल हम लोग घरों में कैद रहे। कई लोग अवसाद के, डिप्रेशन के शिकार हुए, कई लोग को कई तरह की मानसिक शारीरिक व्याधियों ने जकड़ा। लेकिन आज हमारे साथ जो दो मेहमान हैं वह बताते हैं कि सीमाओं से शिखर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यानी आपकी जो लिमिट्स हैं उसको आप कैसे पार कर सकते हैं। आपकी सीमा कभी भी आपके लिए बाधा नहीं बन सकती है। इनमें से एक हैं कैप्टन धर्मवीर। इनका पूरा परिचय बातचीत के क्रम में आता रहेगा। फिलहाल यह कि जेएनयू से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, हमारे साथी थे। उसके बाद यह सेना में गए और सेना में जाने के बाद यह जब रिटायर हुए तो इन्होंने एमबीए किया नरसिंह मोहन से। फिलहाल अपनी कंपनी चलाते हैं, मैराथन रनर हैं, हार्ले डेविडसन भी चलाते हैं। और उसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि खतरों के खिलाड़ी में यह पहुंच चुके हैं और एक टोटल वाइप आउट था उसमें दक्षिण अफ्रीका वगैरह जा चुके हैं। घुमक्कड़ हैं, भोजन भट्ट हैं और बड़े गुणी आदमी हैं। बहुत सहज सरल स्वभाव के हैं और बेहद हंसी खुशी में बड़े काम की बात कह जाते हैं। मूलतः गोरखपुर के रहने वाले हैं। धर्मवीर, मैं चाहूंगा आप हमारे अतिथियों, हमारे दर्शकों श्रोताओं का एक बार अभिवादन करें। बहुत धन्यवाद व्यालोक, आपका इस आपकी छुपी हुई भावनाओं में जो सरल स्वभाव आपने मेरा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, उसके पीछे छुपी हुई बहुत सारी बातों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, इस शो से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। हमारी दूसरी अतिथि हैं मेघा परमार। मेघा फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकार की ब्रांड एम्बेसडर हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ी हुई हैं। यह सागर माथा यानी माउंट एवरेस्ट की विजेता भी रही हैं और इसके साथ साथ बहुत छोटी अवस्था में इन्होंने 4 महाद्वीपों की 4 बड़ी चोटियों को फतह किया है। मैं चाहूंगा कि मेघा आप भी अपने तरफ से थोड़ा सा परिचय दें और हमारे दर्शकों का अभिवादन करें। आप सभी को मेरा जय हिंद। सर ने बाकी का मेरा पूरा परिचय तो दे ही दिया। मध्य प्रदेश में गांव है भोजनगर, प्रॉपर मैं वहां से हूँ, बस ये छूट गया था। पापा खेती बाड़ी करते हैं। और आप सभी दर्शकों को भी मेरा जय हिंद, नमस्ते। चलिए तो हम लोग आज की बातचीत शुरू करेंगे। पहला सवाल कैप्टन साहब से, ये थोड़ा सा पर्सनल है, जो आपके किसी प्रशंसक ने भी मुझसे कहा था और पूछा था। ग्रे हेयर्स को आप फ्लॉन्ट करते हैं, उसको छुपाते नहीं हैं, इसका क्या राज है कैप्टन साहब? और आपकी तंदुरुस्ती का भी क्या राज है? देखिए, ये जो नमक और काली मिर्च वाला जो बालों का रंग है, सॉल्ट एंड पेपर, बहुत साल पहले की बात है। मैं जेएनयू में पढ़ता था, आपके साथी था, और एक हॉलीवुड के बहुत प्रसिद्ध नायक हैं रिचर्ड गेर। हम लोग तब हिंदी भाषा से पढ़ लिख के आए थे, तो उनको हम लोग रिचर्ड गेरे बोलते थे। और उनको देखने के लिए लड़कियां एकदम, अपनी भाषा में बोलो तो अलबला गई थी कैंपस में। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने, जॉर्ज क्लूनी और बहुत सारे ऐसे नाम आए। लेकिन अगर सच में आपको बात बताऊं तो एक कम अवस्था में जब मैं फौज से बाहर निकला और मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया, तो कुछ पैन इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर, कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरे ऊपर आ गई थी। और ये मेरे बाल जो थोड़े ग्रे थे, इसकी वजह से लोगों को मेरे अंदर थोड़ी परिपक्वता दिखती थी। और बहुत सारे मित्रों ने, खास तौर पे हम पुरुष अगर हैं तो पुरुष मित्रों की बात नहीं सुनते हैं, लड़कियां मित्र अपने दोस्तों की बात नहीं सुनती हैं। लेकिन अगर पुरुषों को अगर उनकी महिला मित्र बोले और महिलाओं को अगर उनके पुरुष मित्र बोले, तो उनको वो बातें ज़्यादा सही और ऑथेंटिक लगती हैं। So I think this was one of the reasons a lot of people around me, they told me that this salt and pepper looks really nice on you.
एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे भी ऐसा लगा, शीशे में जब भी देखता था तो मुझे लगता था कि ठीक है गुरु। और फिर आगे जाके कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल कर दिया कि ये असली है कि आपने रंगा है। तो जब ये सवाल होने लगा तब हमको लगा कि गुरु कुछ अच्छा है इसमें। सो आई थिंक दिस इज द रियलिटी। और जहाँ तक रही बात फिटनेस की, हंसी मजाक के तो बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां मेरे सामने आई जब धन दौलत, रिश्ते, ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं व्यालोक, और आपका शरीर आपके काम आता है। मुझे लगता है कि मेघा इस चीज़ से सरोकार करेंगी। एवरेस्ट जैसी जगह पे इन्होंने फतेह किया है, और एक समय ऐसा आता है हर इंसान की ज़िंदगी में, एक समय 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 50 बार आ सकती है ये परिस्थितियाँ, जब आप और आपका शरीर, सिर्फ यही 2 चीज़ आपके साथ होती है और बाकी सारी चीज़ें पेरिफेरल हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत सम्मान करना चाहिए, बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए अगर आपके सारी चीज़ें 100% फंक्शनल हैं। और उसकी रिस्पेक्ट में मैं इनको जितना अच्छा रख सकता हूँ कोशिश करता हूँ कि उतने अच्छे तरीके से इसको रखूँ। हम आगे जानेंगे कि कैप्टन का डेली रेजीम क्या है, इनकी रूटीन क्या है, और यह किस तरह से इतने फिट रहते हैं। इनकी फिटनेस हम लोगों के लिए ईर्ष्या तो नहीं, लेकिन हाँ प्रेरणा का बायस जरूर है, क्योंकि ईर्ष्या एक निगेटिव टर्म है। फिलहाल मेघा से मैं जानना चाहूंगा कि मेघा, आपने 4 महाद्वीप की 4 ऊंची चोटियों को फतह किया है, सागरमाथा या माउंट एवरेस्ट के अलावा। वो 4 महाद्वीप के कौन कौन सी चोटियां हैं, और उसमें ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट आपके लिए सबसे मुश्किल रहा होगा, उसके अलावा कौन लगा कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है? मुझे माउंट अकंगुआ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा। 1 मिनट, कुछ हो गया? वेट। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप ठीक है, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। मेघा, आप तक आपकी आवाज आ रही है? और लगता है उनसे हमारा कुछ कनेक्शन छूट गया है। मेघा हमें ज्वाइन करेंगे वापस। कैप्टन, आप तक, आप मैराथन रनर भी हैं, जी। मतलब मैंने जो आपको जेएनयू में देखा था तो आप क्रिकेट खेलते थे, और मुझे लगा था कि आप स्प्रिंट में या छोटी दौड़ में यकीन रखते होंगे, लेकिन सॉरी, एक्चुअली आप कॉल आ गया था मैराथन इसलिए दौड़ कुछ रहे हैं। गड़बड़ हो गया। सॉरी। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। मैं फिलहाल कैप्टन साहब से बात कर रहा था और इनसे मैं पूछ रहा था कि ये मैराथन रनर कैसे बने, क्योंकि मैं जहां तक जानता था इनको स्प्रिंट में रुचि होनी चाहिए थी। ये क्रिकेटर थे, छोटी दूरी के दौड़ में इनको रुचि होती थी शायद। कैप्टन, इसका रीजन बड़ा सेल्फिश है। मैं बहुत मुझे लगता है कि स्वार्थ में मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से आगे चल के मुझे ये चीज और मेरे अंदर घर कर दी गई कि सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात है वैलोक 2016 की, और बहुत सारे लोग रनिंग फ्रेटर्निटी को ज्वाइन कर रहे थे दिल्ली एनसीआर में। तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी दौड़ना भागना शुरू करूं। स्पोर्ट्समैन रहा था, आपने मुझे 3-4 साल जेएनयू में भी देखा है। फिर उसके बाद आर्मी जैसी जगह पे गया जहाँ पे फिटनेस के बड़े मायने होते थे। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ मेरे लिए नहीं थी, लेकिन फौज में ज़बरदस्ती दौड़ने और अपनी खुशी से दौड़ने में बड़ा अंतर था। तो मैं पहला रन जो मतलब फटा पर्दा निकला हीरो वाला, जो पहला रन मैं दौड़ना चाहता था, वो मैं देश का कोई एक अच्छा इवेंट करना चाहता था। एयरटेल दिल्ली में एक हाफ मैराथन होती है और मैं चाहता था कि मैं वो हाफ मैराथन करूं। जब मैंने उसके रजिस्ट्रेशन के लिए कोशिश किया तब मुझे जाके पता लगा कि एयरटेल की रजिस्ट्रेशन 2 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाती है। जो डेट आती है रजिस्ट्रेशन की उसके 2 ही हफ्ते में खत्म हो जाती है। और ये नवंबर के महीने में अमूमन उस समय ये रन होता था। अब प्रदूषण के चक्कर में अक्टूबर में हो गया है। तो मैंने लोगों से पूछा कि दूसरा बड़ा इवेंट क्या होता है। तो लोगों ने बताया दूसरा बड़ा इवेंट होता है स्टैंडर्ड चार्टेड मुंबई मैराथन। आज की डेट में वो टाटा मुंबई मैराथन हो चुका है। तो हमने वहां पे भी जब रजिस्टर करने की कोशिश की तो हाफ मैराथन वहां से खत्म हो चुका था, जिसकी की मेरी तैयारी थी, और सिर्फ फुल मैराथन का स्लॉट था 42 किलोमीटर का।
तो हमने कहा भाई दौड़ेंगे तो जरूर 21 नहीं तो 42 ही सही। तो हमने रजिस्टर कर लिया बिना किसी 21 किलोमीटर के बियॉन्ड मैंने कभी कोई प्रैक्टिस रन नहीं किया था जब 2016 में मैं पहली बार फुल मैराथन दौड़ा था। और वो रन दौड़ते वक्त मेरा एक खुद से सामना हुआ, और वो खुद से सामना ये था कि कोई भी जब मैराथन शुरुआत करता है, कोई भी पर्वतारोही भी जब अपने सफर पे निकलता है, तो कई बार मन में ये भावना आती है कि छोड़ दूं, ठीक है। राइट। और जब आप उसको बिना छोड़े अपने कंटिन्यू लक्ष्य को करते। प्राप्त करते हो, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। दैट इज समथिंग दैट डिफाइंस यू, एंड दैट इज व्हाट सेग्रीगेट्स यू फ्रॉम द क्राउड। बाकी दुनिया से राइट। आपको वो चीज भिन्न करती है, अलग करती है। तो बहुत सारी कमियां थी मेरी उस दौड़ में। जूता हमने नया खरीदा था, पानी अपने ऊपर डाल रहे थे तो वो पानी जूते के अंदर जा रहा था, जिसकी वजह से फ्रिक्शन हो रही थी और पैर में छाले पड़ गए थे। कॉटन का सॉक्स पहन के दौड़ रहा था, तो बहुत सारी गलतियां थी। लेकिन जब वो रन मैंने खत्म किया 4 घंटे 45 मिनट में 42 किलोमीटर, मैंने देखा कि जो लोग 4 घंटे के अंदर ये रन खत्म कर लेते हैं, 3 घंटे 45 मिनट के अंदर जो लोग ये रन खत्म कर लेते हैं, उनका बहुत भाव पानी है। अच्छा। मतलब उनको लोग बड़े दूसरे नजर से देखते हैं, एकदम देयर इज अ डिफरेंट पेडेस्टल, यू नो, वेयर दे themselves फील दैट दे बिलोंग टू। एंड ऑल्सो मतलब देखिए, आप अपने आप में अकेले हीरो तो बन नहीं सकते हैं जब तक आपके चाहने वाले नहीं होंगे, जब तक आपको ऐसा महसूस कराने वाले नहीं होंगे। तो लोग, वहां से मेरे अंदर ये चाह आई। पहला रन तो मैंने इस तरीके से 42 किलोमीटर किया, लेकिन वहां पे आई थिंक आई चैलेंज माई सेल्फ कि ऐसा करना है। और जिस टाइम के अंदर आने के बाद रीजन सेल्फिश था। भाव मिले। भाव हाँ, मिले। भाव मिले मतलब। तो रीजन बहुत सेल्फिश था, बट मुझे लगता है कि चाहे कितना भी सेल्फिश रीजन हो, चाहे कितनी भी दुर्भावना से ओतप्रोत कोई इंस्पिरेशन हो, अगर उसका अंत किसी अच्छाई में रिजल्ट करता है, देन देयर इज नो हार्म, बिना राइट। किसी और को दुख पहुंचाए। राइट। तो ये मेरा रीजन था। और उसके बाद हमने दौड़ना भागना शुरू किया, और आज की डेट में अब हम 3.5 घंटे में 42 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। और शायद उसी का फल है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं उनके लिए प्रेरणा बन सकता हूँ, और जिसका मैं बहुत आभारी हूँ। और मुझे अब ये फीलिंग बहुत अच्छी भी लगती है, कहीं पे ये मेरी एक पहचान बन चुकी है। राइट। और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे मेघा के साथ। मेघा, आपका कनेक्शन बीच में छूट गया था। सवाल वही है कि माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, विजय के अलावा आपने 4 महाद्वीपों में कौन सा आपको सबसे एक्साइटिंग, चैलेंजिंग या लगा कि बहुत शानदार काम हुआ है? माउंट एवरेस्ट तो अपने आप में था ही, और वैसे हर पर्वत अपने आप में बहुत विशेष होता है, जैसे हर व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है। हर एक का समिट कुछ बहुत टफ होता है। पर माउंट एवरेस्ट के टाइम जैसे सर ने बताया था कि कई दफ़ा ऐसा लगता है कि आपके शरीर के अलावा कोई आपका साथी नहीं है। उन्होंने 42 किलोमीटर का बताया, तो मैं माउंट एवरेस्ट से पहले एक दिन पहले, सॉरी एक दिन, जब मेरा 1 महीने पहले का प्रैक्टिस था, तब मेरे टीचर ने यही डिसाइड किया था कि जब तुम 42 किलोमीटर फुल मैराथन दौड़ लोगी, तब मैं समझूंगा कि हाँ, तुम माउंट एवरेस्ट के लिए जाने के लिए एग्री हो। जब मैंने 42 किलोमीटर रन किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सामने एक दीवार आ गई है फाइनली 36 किलोमीटर के बाद, अब उसे मैं धकेल रही हूँ। मेरे लिए उस समय एक एक कदम उठाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। और 4.5 घंटे से भी ज़्यादा मैंने उसे कंप्लीट किया था। पर वो करने के बाद मैं बाद में पैर भी नहीं उठा पाई थी, पर उस दिन मेरे टीचर को यकीन हो गया था कि मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लूँगी। तो एक तो वो टाइम मेरे लिए बहुत टफ था। उस दिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। माउंट एवरेस्ट के टाइम जब हमारे क्रैम्पोन लगा के हम लोग चलते हैं, बहुत जूते हमारे बहुत भारी होते हैं, एक्मेटाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, सीधा सीधा चलना पड़ता है, करीबन 9 घंटे चलना पड़ता है, कई बार डेड बॉडी को क्रॉस करना पड़ता है। सबमिट कुछ के टाइम 2 दिन हो चुका है, पानी भी हलक में नहीं जाता है, 4 दिन भूखे हो चुके होते हैं, कंटिन्यू 18 घंटे का सबमिट पुश करना पड़ता है। वो टाइम सबसे ज़्यादा टफ था मेरे लिए। माउंट अकंगुआ मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, जो साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। एकदम ड्राई माउंटेन था वो,
और हम लोगों को जो हम लोगों के 3 कैंप थे, उन लोग उस समय वहाँ पे पानी नहीं मिलता है, वहाँ के पानी में मिनरल्स भी नहीं थे, तो हम 3 लीटर पानी की बोतलें लेकर गए थे। हर दिन 1-1 लीटर पानी पियेंगे, सोचो इतना चलेंगे तो कैसे होगा। जब हम लोग कैंप 3 में पहुंचे थे, तब हमारा यूरिन का कलर भी डार्क रेड हो चुका था, डिहाइड्रेशन अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका था। तो वो टाइम बहुत बहुत खतरनाक था। और माउंट अकांगुआ के सबमिट करते समय 100 मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं थी, ऊपर से पत्थर गिरे थे। और वो सबमिट पहुंचने का जो रास्ता था, मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट माउंटेन, मतलब माउंट एवरेस्ट के बाद इक्वली कहूँ तो माउंट अकांगुआ था मेरे लिए। बाकी यदि माउंट एल्ब्रस कहूँ तो वहाँ वेदर चुटकियों में चेंज होता था। कभी वहाँ स्नोफॉल हो जाती, तो कभी इतनी धूप हो जाती कि ऐसा लगता है पूरे पूरे कपड़े उतार दो। कभी इतना ठंडा हो जाता है माइनस में, ऐसा लगता है सारे कपड़े दबा के रजाई के अंदर चले जाओ। कंटिन्यू चलना पड़ता है, तो वो एक डिफरेंट चैलेंज था। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो वो डिफरेंट चैलेंज था। इसलिए हर माउंटेन अपने आप में अलग थे और हर एक के डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस थे, पर सबसे टफ माउंट अकंगुआ और माउंट एवरेस्ट मेरे लिए टफ रहा। आप तक आएंगे फिर से, कब आपने शुरू किया, कैसे दिमाग में आया मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से, और फिर आपकी जो यात्रा यहाँ तक की हुई आज आप मैं आप दोनों अतिथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप दोनों ही बहुत ग्राउंडेड हैं, हम्बल हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो जो अचीव किया है, उसके बाद जो कहा जाता है ना भाव बढ़ना, जो अभी कैप्टन धर्मवीर ने कहा, तो वो आप लोगों का नहीं बढ़ा है। और शायद धर्मवीर का कनेक्शन टूट गया है, कुछ समस्या आज आ रही है, लेकिन खैर। मेघा, आपसे पहली बार कब ये ख्याल आया? मध्य प्रदेश में सीहोर के पास आपका गांव है शायद। आपका माइक आपने ऑन किया, ऑफ है। ओके। तो मैं सोच रही थी इको ना हो, इस वजह से मैं माइक ऑफ कर लेती हूँ। मैं नहीं, जो ठीक गांव है। से हूँ, तो मुझे ये ख्याल पहली बार ऐसे ही आता था कि मैंने मम्मी को हमेशा घर से 2 बार बाहर निकलते हुए देखा था, रक्षाबंधन और संक्रांति पे। और मैंने उनको हर रूप में देखा। तो मेरा ये था कि मेरे को भले ही मैं हर रूप अदा करूँ, माँ बनूं, बेटी बनूं, पर मैं मेघा परमार रहूं, तो मैं हमेशा उम्र मेरी एक आइडेंटिटी जरूर रहे। मुझे कुछ करना था, कुछ 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 करो, कुछ ना मिल नहीं पा रहा था। उसी समय अखबार में पहली बार पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। तब क्लिक हुआ कि लड़कों ने किया, लड़की ने नहीं किया। बछेंद्री पाल मैम ने 32 साल पहले किया, वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती, मुझे भी तो 2 हाथ पैर दिए हैं ना। उस समय मेरे को माउंटेनियरिंग की ABCD भी नहीं पता था कि क्या होता है। कई लोगों ने बहुत भ्रमित भी किया मुझे। फिर मैंने मनाली इंस्टीट्यूट से कोर्सेज किए, बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्सेज किया, 6000 के माउंटेन्स क्लाइंब किए। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था 25 लाख की स्पॉन्सरशिप इकट्ठा करना। वो सबसे डिफिकल्ट चैलेंज था मेरे लिए। लेकिन सारा चैलेंज आपने पार किया। वही कैप्टन से भी मैं यही पूछ रहा था जब आपका कनेक्शन छूटा था। कैप्टन, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, तो सवाल वही था। आप दोनों को मैंने धन्यवाद भी दिया था कि आप दोनों ने अपने अचीवमेंट्स के बाद भी अपने पैर बहुत मजबूती से ग्राउंड पर रखे हैं। बहुत हम्बल हैं आप लोग, और इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों ने एक बार फोन करने पर मुझसे बातचीत के लिए हामी भर दी। लेकिन जैसे कि मैं आपको जो जेएनयू में जानता था, आप बहुत सीरियस किस्म के कभी नहीं रहे, खिलाड़ी रहे, एथलीट रहे, सब कुछ रहे। लेकिन अचानक उसके बाद जब हम लोग अलग हुए, आप सीडीएस पास करके चले गए, फिर सेना में गए। उसके बाद जब मैं आपको देखता हूं तो मेरे पास एक क्लिप आई थी, और खतरों के खिलाड़ी की वो क्लिप थी, या एक शाहरुख खान वाला जो सीरियल आया था उसमें आप शायद थे। तो वहां कैसे पहुंचे आप? देखिए, आपका एक सवाल का बहुत हंसी मजाक में मैं जवाब देना चाहूंगा कि आपने कहा कि जब हम जेएनयू में थे तब हम हंसी मजाक बहुत करते थे, और उसके बाद आपको लगा कि हम सीरियस हो गए। तो इन दोनों चीजों के बीच में दोस्त एक जो चीज होती है वो होती है शादी। बाकी हम अब कुछ कहना नहीं चाहेंगे। आप भी विवाहित हैं? नहीं, बस बस ठीक है। हाँ। तो
हंसी मजाक से दूर व्यालोक एक्चुअली आप मेरे साथ बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि फौज में जाने जैसा मेरा टेम्परमेंट था नहीं, और मैं अननेसेसरली चीजों को ग्लोरीफाई नहीं करता। फौज में मैं जब जिन परिस्थितियों में गया था उस समय अगर मैं नहीं जाता तो मुझसे 3.5 साल बड़ी जो मेरी लाइफ पार्टनर हैं उनके घर वाले उनसे मेरी शादी नहीं करते। तो 1 साल के अंदर मुझे अपने आप को सिद्ध करना था, और जब मैं जापानी भाषा के तीसरे साल में था उस समय ये सिचुएशन मेरे सामने आई थी, और 1 साल के अंदर मैं आर्मी ऑफिसर बन गया। मतलब कुछ ईश्वर की अनुकंपा थी, कुछ मेरे अंदर भी कुछ रहा होगा, और मित्र भाव सब कुछ होके मतलब वो हो गई चीज। जब मैं फौज 5 साल मैंने कंप्लीट किया तो मुझे हमेशा से बहुत सारी नई नई चीजें करने का मन होता था, और मैं बाहर निकला। मैंने अपने लिए नौकरी ढूंढनी शुरू करी। ये बात है 2006-2007 की। मुझे लोगों ने बताया कि आप फौज से बाहर निकल रहे हैं, आपको 5-6 लाख रुपए की नौकरी बाहर मिल जाएगी। मैंने कहा अगर फौज जैसी नौकरी में छोड़ रहा हूँ तो मैं 5-6 लाख रुपए के लिए नौकरी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर लोगों ने कहा कि फिर आपको MBA करना पड़ेगा। हमने एक नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट है मुंबई में, उसको ही जानबूझ के इसलिए चुना क्योंकि मैं जिंदगी में कभी बॉम्बे नहीं गया था दोस्त, और लोग कहते थे कि वो माया नगरी है। तो एक मतलब अंदर एक चाह थी कि बंबई जाया जाए और देखा जाए कि उस माया नगरी में है क्या, और साथ साथ पढ़ाई के लिए भी वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा था। तो शायद एक कठिन काम को पूरा करने के लिए मैंने एक अपनी दिलचस्पी को उसके साथ जोड़ लिया, बंबई जाने का। मैं टाटा इंटरैक्टिव सिस्टम्स में काम कर रहा था, और एक दिन अचानक मेरे डेस्क पे एक कॉल आया। अगली तरफ से बंदा बोला कि हम एक नया चैनल लॉन्च करना चाहते हैं। वायकॉम 18 उस समय सिर्फ CNBC न्यूज चैनल आता था, और शायद आपको याद हो मेघा अगर बच्ची रही होंगी उस समय तो शायद आपको पता हो, एक निक्स करके कार्टून चैनल आता था 2006-2007 में। राइट। तो ये 2 चैनल CNB वायकॉम 18 के इंडिया में थे, और वो अब एकता कपूर डोमिनेटेड स्टार प्लस को चैलेंज करने के लिए वो एक डेली सोप चैनल लॉन्च करना चाहते थे इंडिया में। किसी को नहीं पता था कि वो चैनल क्या होगा। तो मुझे लगा कि ये फोन मेरे लिए नहीं है। तो मैंने बोला कि दोस्त आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा हमारे टाइम में तो एक कैमरे में 36 रील की फोटोग्राफ होती थी। कोई गलत फोटो खींच लेता था तो उसको 4 तमाचा भी हम लोग मारते थे कि 4 रील खराब कर दिया, क्योंकि वो खराब हो गई ये बात भी तब पता चलता था जब 10 रुपया एक कॉपी का धुलवा के बाहर आता था तो 4 फोटो खराब हो जाती थी। ठीक है, तो कैमरे वैमरे का कोई अनुभव तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि नारसी मुंजी के ब्रोशर के पेज नंबर फलाने पे जो फोटो है आप वही है ना। तो मैं चौड़ा हो गया। मुझे लगा कि हाँ भाई ये गलत इंसान से बात नहीं की जा रही है, मैं ही हूँ, मेरे से ही बात करने की कोशिश है। मैंने अपने बॉस को झूठ बोला, और ये जो मेरे अंदर का कीड़ा था कि ये ऑडिशन नाम की चीज होती क्या है, एक बार जाएं देख के आते हैं कि क्या है। तो मैं वहां ऑडिशन के लिए गया, और 10 सवाल थे। 10 सवाल मेरे बारे में थे, क्यों जाना चाहते हैं, क्या करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हिंदी में प्रोग्राम था। उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला था, और जो थोड़ी बहुत हिंदी में मेरे कमी थी वो JNU में आके हमारे व्यालोक जैसे बिहारी दोस्तों ने पूरी दी थी। तो भाषा पे ऐसी प्रखरता थी कि कुछ गलत नहीं हो सकता। सवाल उन्होंने पूछे और हम निश्चिंत भाव से द फ्रेज दैट वी सो टू से नथिंग टू लूज वाले हिसाब से हमने जवाब दिया। कुछ खोने का डर नहीं था। हम तो वहां पूजा बेदी को देख के खुश हो गए थे, चलो आना पैसा वसूल हो गया। वापस जब मैं नीचे आया तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि सर जितना पैसा मांगना होगा मांग लीजिएगा, आप जरूर जाएंगे। और मैं व्यालोक वापस आ गया, अपनी कंपनी में काम करने लग गया। और 1 महीने बाद एक लिफाफा आया मेरे पास, और उस लिफाफे में मेरा सिलेक्शन था। उस कॉन्ट्रैक्ट में साइनिंग अमाउंट थी 7 लाख रुपए की, और एक फिल इन द ब्लैंक था जिसमें मुझे अपना डेली का पैसा भरना था, क्योंकि उस शो का प्रारूप ऐसा था कि हर रोज एक पेयर आउट होता था। अक्षय कुमार होस्ट थे उस शो के। शो था खतरों के खिलाड़ी, चैनल था कलर्स। तो वहां पे जो सीख मुझे मिली, मैं पहुंचा तो ऐसे वहां पे, लेकिन जो वहां पे मुझे सीख मिली
इवेंचुअली मैंने 50,000 रुपए पर डे पे वो शो साइन किया और 7 लाख रुपए मेरा साइनिंग अमाउंट था। और सीख मेरे लिए ये थी कि जिंदगी में कई बार हमें खुद नहीं पता होता है कि आपकी वैल्यू क्या है। और जिस चीज की वजह से मैं खतरों के खिलाड़ी में पहुंचा था, उसकी ना तो मैंने कभी कोई शिक्षा ली थी, ना कभी कोई ट्रेनिंग ली थी, कुछ भी नहीं किया था। सो वेरी ऑफन इट हैपेंस दैट वी डोंट अलाउ आवरसेल्फ सर्टेन अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज हमारे लिए बनी ही नहीं है। तो वहां पे जाके मुझे जिंदगी में ये सीखने को मिला कि हर वो चीज जो आपने नहीं की है, वो ये जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए नहीं बनी हो। इसलिए नई नई चीजों को, नई नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना और वहां पे जाके फेल होने में भी बहुत सारी सीख है। तो उसने मुझे एक एज अ पर्सन चेंज्ड मी, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के 1.25 साल पहले मैं क्लास 1 ग्रेड ए ऑफिसर था और मेरी महीने की तनख्वाह 18,665 रुपए थी। और अब मैं जोहानसबर्ग अक्षय कुमार और 13 बॉलीवुड की हसीनाओं के साथ, हुन हुज के साथ मैं जा रहा था ऑल पेड ट्रिप पे, जहां मेरी एक दिन की औकात 1.5 लाख रुपए थी। तो ये जो साल भर के अंदर मैंने ऐसा तो कुछ कर नहीं दिया था, बट दिस वॉज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन विद इन। और मेरा confidence, the way I was thinking about myself before that day and the way I started visualizing myself after that day, that changed my perspective for this world. और जो चीजें बहुत बड़ी लगती हैं, पैसा कमाना बहुत बड़ा लगता है, किसी बहुत बड़ी जगह पहुंचना बहुत बड़ा लगता है, ये सारे भ्रम मतलब मेरी आंखों के सामने कम से कम टूट गए। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के लिए ये शायद अभी भी एक रियल चीज ना लगे, पर ये मेरे साथ हुआ और आई थिंक इट एक्चुअली चेंज्ड मी कंप्लीटली एज अ पर्सन। राइट। जैसा कि कैप्टन धर्मवीर बता रहे थे, मैं जब ये शो करने वाला था, आज जब आप लोगों से बात करने वाला था, तो आप दोनों जो मेरे गेस्ट ध्यान में आए, तो मैंने 5 सेकंड के अंदर इस शो का जो नाम रखा, सीमाओं से शिखर तक, क्योंकि आप दोनों ने उस तमाम बाउंड्री को लांघा है और कॉन्फिडेंस की कमी आप में कभी नहीं थी। मैंने जैसा कि बताया कि कैप्टन साहब बहुत हम्बल हैं, लेकिन जेएनयू डेज से भी इनके पास कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी और कॉन्फिडेंस ही हम लोगों की पूंजी थी, क्योंकि ये गोरखपुर से पहुंचे थे थ्रू आउट हिंदी मीडियम पढ़ के 12वीं तक, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो। एकदम सही है। और मैं भी 12वीं तक पढ़ा था और हम लोग उसको सेंट बोरिस कहते थे, क्योंकि बोरा बिछा के मैं पढ़ता था, तो मैं तो सेंट बोरिस का प्रोडक्ट था, लेकिन हम लोगों के कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी नहीं थी। एनीवे, अब मेघा, आपने शायद 3 या 4 साल पहले सागरमाथा जीता था। 2 साल पहले। 2 साल पहले। काफी छोटी रही होंगी आप, जब आप बोलती होंगी लोगों से तो हंसते होंगे लोग, आप जब प्रायोजकों से मिलने की कोशिश करती होंगी तो लोग आपको डिसहार्टन करते होंगे, डिसअपॉइंट करते होंगे। क्या अनुभव रहा आपका शुरुआती दौर का और कैसे आपने ओवरकम किया? सबमिट के बाद का पूछ रहे हैं या सबमिट से पहले का? नहीं, सबमिट से जस्ट पहले का, जब आपने शुरुआत की होगी कि मुझे ये सबमिट करना है, और आपने जैसा बताया कि पिताजी के साथ ही बड़ा वो था कि पापा बेचारे गाँव से हैं, आज भी लाइलॉन के जूते पहनते हैं, 2 साल में एक बार कुर्ता खरीदते हैं। पढ़ाई जो हुई वो सरकारी स्कूल से हुई, बिल्कुल ऐसे स्कूल से कि जहाँ 4 बहन भाइयों के हम लोगों की एक ही जन्म तारीख है। और मैंने कपिला पशु आहार की बोरी के जो झोले होते हैं उससे पढ़ाई की है 12वीं कक्षा तक, मामा साहब के घर रह के। जब मैं कॉलेज में थी, हर चीज में जैसे सर ने बताया हर चीज में पार्टिसिपेट करना, तो मैं हर चीज में पार्टिसिपेट करती, तब खुद को मेरे को पता चला था कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकती हूँ। उससे पहले तो मेरे को खुद को नहीं पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ। गाँव के बच्चे आते थे, उनके लिए भी अंग्रेजी 2 तरह की होती है, आप क्या कर रहे हो और हाउ आर यू। मेरे लिए तो हम कहीं कर रहे कहीं नहीं कर रहे यही था। तो ये सिलसिला शुरू हुआ था 2015 में। तो पहले तो सोच लिया, ट्रेनिंग कर ली, सब कुछ कर ली, 25 लाख रुपए का अमाउंट इकट्ठा करना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 25,000 देखा नहीं था। तो पहले लोगों को मनाया था कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। तो मुझे एक चीज हमेशा समझ में आई थी कि जब तक हम लोगों को फायदा नहीं बताएंगे उनका, वो हमें क्यों स्पॉन्सर करेंगे।
तो मैं सेम लोगों के पास जाती थी। जब मुझे आपने बताया कि ये लोगों ने क्या-क्या जवाब दिए होंगे, तो मैं बोलती थी सर आपने सुल्तान मूवी देखी है? तो कुछ लोग बोलते थे हाँ देखी है। तो सुल्तान मूवी में कैसे कुकर वाला फेमस हो जाता है, आप मेरे को स्पॉन्सर करोगे, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी तो आप भी मेरे साथ फेमस हो जाओगे। कुछ लोग हाँ करते थे पर अधिकतर लोग ना करते थे। अरे क्योंकि मैं गाँव से आती थी तो हमारे गाँव में सलवार सूट ही अच्छा परिधान माना जाता है, जीन्स और लोअर टी शर्ट अच्छा परिधान नहीं माना जाता। तो मैं जॉली जासूस की तरह पीले पीछे काला कलर का बैग, आगे सलवार सूट और दुपट्टा लगा के जाती थी। कई जगह सरकारी अफसरों में जाती थी, दफ्तरों में जाती थी। तो वहाँ अफसर बोलते थे ये सलवार सूट वाली बच्चियां माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगी, दूसरे खिलाड़ी बच्चे क्या करेंगे। मैं मानती हूँ कि हो सकता है वो मेरी फिजिकल फिटनेस को देख के ऐसे बोलते थे। उस समय बहुत बुरा लगता था। एक जगह किसी ने कहा था लड़की तूने 18 लाख देखे हैं, तुम्हारे घर वालों ने 18 लाख देखे हैं। फिर पिताजी को मैंने एक ही चीज के लिए मनाया था, क्योंकि मेरी सगाई को आज से 1 साल पहले तक 17 साल पूरे हो गए थे। हमारे यहाँ सगाई जो होती है वो बचपन में नारियल इधर से इधर देके कर दी जाती है। तो मेरे पिताजी को मैंने था मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा, भाई सरकारी नौकरी लग जाएगी। हमारे पापा मात्र तुम 1 साल दे दो, केवल 1 साल दे दो। तो ये वाली चीज थी। और फाइनली फिर इतनी चक्कर काटे थे वल्लभ भवन की, इतनी सीढ़ियां काटी थी कि कई दफा सलवार तक छन जाती थी, जूते नीचे से छेद हो गया था। तो उसके बाद फाइनली जब माउंट एवरेस्ट सबमिट किया, सक्सेसफुल होके आई, लोगों ने जो चीजें कही थी ना, और ये चीज मेरे लिए आग के रूप में काम की थी। बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था, अभी भी मुझे बहुत बुरा लगता है यदि कोई कुछ बोलता है तो। पर मैं कभी भी उसको उस समय जवाब नहीं देती हूँ, मैं उसको ना आग की तरह यूज करती हूँ। जवाब दूंगी, पर जब मैं कुछ करूंगी उससे जवाब दूंगी। तो लोगों ने उस समय भी बहुत डिसअपॉइंट किया था, पर उनको उसका उत्तर मिल गया था। एक फिल्म आई थी घातक, उसमें उसमें अमरीश पुरी अपने बेटे को कहते हैं, सन्नी देओल को, कि क्रोध को पालना सीख बेटे। तो आपने आग जलाई और आपको मौका मिला। हमारे दर्शक शिकायत कर रहे हैं कि उनको इको मिल रहा है, तो जब हम में से एक कोई बोले तो बाकी लोग माइक को ऑफ अगर कर देंगे तो उनको शायद इको नहीं मिलेगा। इसको देखते हैं। मैं मेघा आपसे और भी बहुत सारी बातें करूंगा। फिलहाल धर्मवीर आपसे सवाल है, जब आप खतरों के खिलाड़ी करके आए होंगे तो सेलिब्रिटी आप पहले भी थे हम लोगों के लिए, और खास तौर से मेरे लिए, हम लोग तो पड़ोसी थे तो आप सेलिब्रिटी ही थे। लेकिन उसके बाद आपने क्या देखा, लोगों की नजरों में कुछ बदलाव, कुछ ऐसा कि अरे खतरों के खिलाड़ी से आए हैं, हीरो बन गए हैं, टीवी पर खुद को देखना, वो पहला अनुभव कैसा लगा था आपको जब आपने पहली बार खुद को देखा टीवी पर? देखिए, समय में वापस तो नहीं जाया जा सकता है व्यालोक, लेकिन सोचा नहीं था कभी। जब गोरखपुर में 5 रुपए की फीस देके सरकारी राजकीय जुबली इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग, हमको याद है हमारे गुरुजी ने एक बार बोला था, ठाकुर साहब आप, मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, नेशनल वैशनल खेला हूं, तो इस चक्कर में क्लास नहीं जाता था, तो हमारा नाम काट दिए। वो नाम काट दिए तो बोले कि 10 रुपया लगेगा फाइन। तो हमको याद है हमको बहुत मारे थे वो, क्योंकि हमने उनको बोल दिया था कि सर 10 रुपया और ले लीजिए, अगले महीने भी नहीं आएंगे। तो मित्र सोचा नहीं था कभी। जेएनयू में 244 रुपए का समर सेमेस्टर होता था, 192 रुपए का विंटर सेमेस्टर होता था, 750 रुपए में महीना चल जाया करता था। और आप सपने भी वहीं तक के देखते हैं जहां से आप उठते हैं। हर चीज की एक सीमा होती है। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा। 5 स्टार होटल में 24-25 दिन तक लगातार फुल्ली पेड, मतलब, और वो भी ऐसी कंपनी में। अलबला जाना जो ये शब्द है ना, मतलब, तो एक बहुत फनी इंसिडेंस हुआ था बॉम्बे वापस आने के बाद, जब वो शो एयर हो गया था। तो मेरी उस शो में पार्टनर थी उर्वशी शर्मा, जो कुछ फिल्मों में भी आ चुकी हैं। तो मैं, उर्वशी और मेरी वाइफ, हम लोग एक मूवी देखने गए थे। और ऑब्वियसली उर्वशी के जानने वाले ज्यादा थे, वो पिक्चर की हीरोइन थी, सब कुछ था। तो लिफ्ट में हम लोग जब घुस रहे थे तो 2-3 लोग घुसे। तो उन्होंने उर्वशी को ना बोल के
मुझे बोला कि अरे ये आप तो खतरों के खिलाड़ी में है ना। हालांकि उर्वशी को बहुत बुरा लगा होगा कि मतलब देखो सेलिब्रिटी हम, ये कल का लौंडा। तो ऐसे बहुत सारे मौके आते थे, यंगस्टर्स को बहुत वो शो पसंद था। सबसे ज्यादा गौरव की चीज मेरे ख्याल से परिवार वालों के लिए थी। आप जैसे मित्रों को बहुत ज्यादा गर्व हुआ होगा क्योंकि आप लोगों के बीच से मैं निकल निकल के गया था। और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने आप को ग्राउंडेड रखें, क्योंकि आप जिन लोगों की वजह से जहां से निकल के जिंदगी में कहीं भी पहुंचते हैं, अगर उनसे आपका लगाव छूट जाए, अगर वो आपके बारे में डिफरेंटली सोचने लग जाएं, तो आपकी सक्सेस का, आपके किसी भी जगह पे पहुंचने के कोई मायने नहीं रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का स्नेह बराबर मिलता रहा, आप लोगों का सम्मान बराबर मिलता रहा, वही बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। क्योंकि आपको आज भी पता होगा कि मैं किस तरीके से अपने सारे पुराने दोस्तों से आज भी जुड़ा हुआ हूं। और आज भी मेरे घर में जो पार्टी होती है, तो मैं अगर आंख बंद करके आपको कहूं कि 5 नाम लीजिए, तो आप जो 5 नाम लेंगे उसमें से 4 नाम शायद सही होंगे। तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है और आपके अपने लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और बस यही है, बाकी आप लोगों का स्नेह बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। ये मैं जिसे मेघा जिस पीढ़ी से आते हैं उनको मैं मिलेनियल्स कहता हूँ। हालांकि वो शास्त्रीय तौर पर सही नहीं है, लेकिन मैं 2000 के बाद से जोड़ लेता हूँ। तो ये मिलेनियल्स के लिए बड़ी सीख आपने दी है कि आप सफलता के बाद, हालांकि यहाँ तो अब हम लोगों का जो अनुभव है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत सारा काम करता हूँ, यूथ के साथ, तो मैं देखता हूँ कि वो कुछ पाने से पहले ही उनके अंदर जो एटीट्यूड है, जो एक तरह का तनाव उनके चेहरे पर है, उसके लिए आपने बहुत शानदार बात कही है धर्मवीर, कि सफलता पाने के साथ यह जरूरी है कि आप ग्राउंडेड रहें। और यही बात मेघा के साथ भी मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आप तो थोड़े से मैच्योर हैं विथ ऑल योर ग्रे हेयर्स धर्मवीर, बट मेघा, हाउ डू यू हैंडल योरसेल्फ? जैसे कि आपने जब समिट किया होगा, तो आपके गांव के लिए, आपके राज्य के लिए, वो आप एमपी की पहली बेटी हैं जिसने माउंट एवरेस्ट को जीता है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। आप आई होंगी तो जुलूस टाइप का निकला होगा, आपका घर एक छोटा मोटा स्थान बन गया होगा, मीडिया में हमारे जो दोस्त होंगे वो किस तरह दौड़े होंगे, मैं उस सब को जान सकता हूं। तो आपने इतनी छोटी अवस्था में कैसे खुद को ग्राउंडेड रखा, उस पर कुछ टिप्स हमारे यूथ के लिए खासतौर से, क्योंकि आप दोनों को मैं बता दूं कि 40 मिनट तकरीबन होने वाले हैं हमारी बातचीत को, और आप दोनों के साथ बातचीत इतनी शानदार और इतनी मजेदार गुजर रही है कि 40 मिनट बीत गए हैं, हमें पता भी नहीं चला है। तो कैसे आपने खुद को ग्राउंडेड रखा? मैं जब माउंट एवरेस्ट समिट करके आई, प्रदेश की पहली बेटी थी, तो देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि कैबिनेट में किसी का सम्मान हुआ था। मेरे पूरे प्रदेश के कैबिनेट के जितने भी मंत्रीगण हैं, जिसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट देना पड़ता, जस्ट मैं मुख्यमंत्री के बगल में बैठी हुई थी। पापा को कंधों पर उठा लिया गया था, लोगों ने बड़े बड़े जुलूस निकले थे। मध्य प्रदेश की जीके की बुक में नाम आया था, आज बच्चे उस नाम को पढ़ते हैं। माइंड ड्रॉ करके इंडिया टुडे का प्रोग्राम आता है, देश के सभी न्यूज चैनल, अखबार के प्रथम पृष्ठ पे खबरें छपी थी। वो सब कुछ बहुत अच्छा था। आपने बहुत समय पहले के एडवर्टाइज देखा होगा, ये नाम ये फ्रेम में चुटकियों में चले जाएंगे पर साथ रहेंगे हमेशा अपने। उस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि मैं किस जगह से हूँ, मेरे मम्मी पापा ने किस तरह से मुझे भेजा है, और मुझे वापस शहर में आके नहीं बसना है। हर बच्चा या हर आईआईटी से पढ़ा हुआ बच्चा विदेश चला जाएगा तो वापस कौन आएगा? हमारा फर्ज बनता है कि वापस हम आए और इन्हें आगे लेके चले, उन्हें आगे बढ़ाएं। तो मुझे वापस गांव जाना है, गांव उन लोगों को आगे बढ़ाना है, ये मुझे बहुत अच्छी से पहले पता है। मैं अपनी मम्मी को बचपन में बोलती थी, मम्मी यदि मेरे पास बहुत सारी कारें होंगी, जिस खले में कार बसी होगी, तो मम्मी बोलती थी अरे आनो वापस खला में ही है, मतलब तू गाँव ही आएगी। तो मेरा हमेशा से ये था कि मेरे को आना वापस गाँव ही है, यहीं पे काम करना है, यही कुछ करना है। आप मालवी बोलती हैं? और हाँ, मैं मालवी बोलती हूँ, और आज भी शैम्पू की जगह मिट्टी से ही सिर धोती हूँ। ओके। यूथ के लिए कुछ कहना चाहेंगे, आज के युवाओं के लिए? कि आपने बहुत सारी बातें कही हैं और बहुत अच्छी बातें कही हैं, आपसे खास तौर पर मैं इसलिए सुनवाना चाहता हूं अपने लोगों को, क्योंकि यू आर वेरी यंग, वेरी ब्राइट,
and you have achieved so many things in such a short span, but you are so much grounded. तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं, हमारे युवाओं के लिए? मैं यही कहूंगी, हर दिन कुछ नया सीखिएगा, नया समझिएगा। कभी भी किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखिएगा, ना करके पछताने से बेहतर है कुछ करके पछताना, क्योंकि उससे तजुर्बा मिलेगा। अब गलतियां करने से बचोगे। और याद रखिएगा, ऊपर वाले ने जब मैं माउंट एवरेस्ट पे गई थी तो मैं उससे पहले मैं बड़ी सेल्फिश थी, झूठी थी, बड़ी अति महत्वाकांक्षी थी। पर माउंट एवरेस्ट ने मुझे बदल दिया। तब मुझे समझ में आया कि इस दुनिया में केवल आपको एक ही मकसद के लिए भेजा गया है, इस दुनिया को और भी सुंदर, और भी खूबसूरत, और भी प्यारा बनाने के लिए, और ढेर सारा प्यार बांटने के लिए। और प्रेम से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने प्रैक्टिकली देखा है। इस दुनिया में सब कुछ कीजिएगा पर प्रेम बांटिएगा। समझिएगा, लाइफ बहुत छोटी है, हर दिन बहुत कुछ नया करना है आपको, बहुत सीमित समय के लिए आपको भेजा है। जुनून रखिएगा, खुद से बोलिएगा अपने लक्ष्य डिसाइड करने की बात की, जब तक आप उसे पा नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हमारा जो मन होता है ना, वो अति उत्साह के साथ हर चीज को शुरू करता है, मानव की प्रवृत्ति है। पर हम बीच में आ जाते हैं और उस समय हमारा दिमाग, हमारा शरीर, आसपास की परिस्थितियां सब बेकार हो जाती है, और हम सोचते हैं कि यहीं से अब लौट चलते हैं। तो याद रखिएगा, लौटने में भी उतना ही समय लगेगा, उससे अच्छा थोड़ा सा पुश करके उसे कंप्लीट कर दे। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी, शायद उस दुनिया को बदल सकते हो। कमाल है। हमारे सीनियर हैं श्रीराज झा, उन्होंने आपके लिए मैसेज लिखा है कि विश वी हैड दिस क्लैरिटी एट दिस एज। और धर्मवीर भी इस बात को इको करेंगे, मैं भी कर रहा हूं कि शायद इन आपकी जो एज है उसमें मतलब ये क्लैरिटी नहीं थी। हाँ, मुझे ये पता था कि मुझे क्या बनना है, धर्मवीर को ये पता था कि शादी करनी है तो उसके लिए आर्मी में ही सही लेकिन जाना है तो मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, वो क्लैरिटी थी। लेकिन इतनी स्पष्टता से अपने आप को एक्सप्रेस भी आप कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेघा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। कैप्टन, 2-3 मजेदार इंसिडेंट्स जेएनयू के हैं, खैर वो तो बहुत पुरानी बातें होंगी। कुछ ऐसा जो मैराथन वाली बात आप बता चुके हैं, आर्मी में आप कश्मीर में भी रहे हैं, अपने आर्मी जीवन के बारे में, मतलब आप अभी भी बहुत फिट हैं और देश की सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन उस काल की कोई खास याद, कोई एम्बुश या कुछ जो आप हमारे दर्शकों से बांटना चाहेंगे? देखिए, आर्मी हमारे देश को बहुत हद तक बांध के रखता है, क्योंकि जब आर्मी की बात आती है तो हम धर्म, संप्रदाय, रीजन, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के देश के बारे में सोचते हैं। तो अपने बारे में बताने से पहले एक बहुत छोटी सी बात और उसके माध्यम से अपना एक विचार आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं, कर्नल साहब हैं, और इस समय गुलमर्ग के आसपास पोस्टेड हैं, और कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही थी कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम कल ख़त्म हो रहे हैं और मैं 24 तारीख को जाने वाला था और 27 तारीख को वहाँ से वापस आने वाला था, और 27 को वो भी आने वाले थे हमारे साथ, क्योंकि 28 तारीख को उनकी बेटी का जन्मदिन है। कल उनका फ़ोन आया कि यार धर्मवीर, वेदर फोरकास्ट 22 तारीख से लेके 24 तारीख से लेके 29 तारीख तक ख़राब लग रहा है, और 27 को हैवी स्नोफॉल है, मुझे लग रहा है कि अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ेगी, तो तू अपना देख ले कि कैसे आएगा, स्नोफॉल होगी, अच्छा होगा, और आ जाओ। तो मैंने कहा यार, अगर हमारे वापस आने का कोई सीन नहीं दिख रहा है, अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी तो मैं बाद में आऊँगा, जब तू छुट्टी काट लेगा तब वापस आऊँगा। तो उसने बोला हाँ यार, मेरा छुट्टी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 5वां साल है जब से मेरी बेटी पैदा हुई है, और मैं पिछले 5 साल में आज तक उसके जन्मदिन पे उसके साथ नहीं रहा हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इस चीज़ से मुझे ये लगा कि हम किस हद तक अपने आसपास के संबंधियों के साथ होने के इस अवसर को गंवा रहे हैं, एंड वी डोंट रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट वी आर लिविंग ईच डे विद आवर लव्ड वंस। कोई अपने पेरेंट्स के साथ हर दिन जी पा रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ हर दिन जी पा रहा है,
और कहीं पे लोग कितनी बड़ी देश की जिम्मेदारी लेके खड़े हैं बर्फ में, 2.5 फीट 4 फीट बर्फ एक रात में गिर जाती है, और वो लोग अपने बच्चों का जन्मदिन 5 साल से आज तक नहीं मना पाए हैं। सो इन चीजों के बदले में उनको आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस उनको सिर्फ ये चाहिए कि आप उनको अपने जहन में रखिए। कहते हैं ना कि फौजी उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसको गोली लगती है, वो उस दिन मरता है जिस दिन उसको भुला दिया जाता है। राइट। तो सबके लिए लड़ रहे हैं लोग, और शायद इसीलिए जरूरी है कि सब लोग उनको याद रखें। वो ये नहीं देखते हैं कि किस कास्ट के लिए वो देश की सेवा में लगे हुए हैं, किस क्षेत्र के लिए वो देश की सेवा में लगे हुए हैं, किस राजनीतिक पार्टी के लिए वो देश की सेवा में लगे हुए हैं। इन सारे चीजों से ऊपर उठ के उनको देश की रक्षा करनी है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, व्हाट अबाउट माय इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस इन जम्मू एंड कश्मीर। दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग रही मेरे जम्मू एंड कश्मीर टेन्योर की, और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि मेरे 5 साल के टेन्योर के अंदर मुझे एक 2 साल का पूरा टेन्योर जम्मू एंड कश्मीर के काउंटर इंसर्जेंसी और हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में मिला, विच इज द टफेस्ट टेन्योर इन इंडियन आर्मी। तो जब मैं इंडक्ट हो रहा था जम्मू कश्मीर में, 2003 की ये बात है, और 2000 आप इतिहास में और तथ्यों में आपकी बहुत रुचि है, तो शायद आपको ये बात पता होगी कि 2003 26 November onwards there is a ceasefire which is on between India and Right. Pakistan, and this is the longest ceasefire that we have survived. Right. तो मैं जुलाई के महीने में जम्मू एंड कश्मीर जा रहा था, तो इसका मतलब ये है कि जुलाई से लेकर नवंबर तक भारत और पाकिस्तान में सीज फायर की संधि नहीं हुई थी। Right. और मैं बिल्कुल लाइन ऑफ Control. एलओसी पे मेरी पोस्टिंग थी। तैनाती थे। तो हमारा मतलब लेफ्टिनेंट साहब थे, तो हमें जीप वीप तो मिली नहीं थी, 3 टन कहा जाता है एक हमारे यहाँ फौज में, तो उसमें बिठा के मुझे ले जाया जा रहा था। तो एक काफी नजदीक पहुंच गए थे हम लोग अपनी लोकेशन से, तो दाहिनी तरफ कुछ चट्टाने थी और उसपे ना छोटे छोटे चिप थे, जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। चट्टान पे अगर आप हथौड़ा मारिए तो कैसे एक चिप जैसा निशान बन जाएगा। तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये ऐसे ऐसे निशान क्यों बहुत सारे बने हैं, हजारों की संख्या में वो निशान थे। तो बोला साहब अपने बाएं तरफ उधर ऊपर देखिए, वो छोटा सा पोस्ट दिख रहा है। तो हमने देखा तो दिख रहा था, और वो तेज चला रहा था वहां पे गाड़ी। बोला साहब वो पाकिस्तान का है और वहां से एलएमजी फायर करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे आके लगती है। तो हमने अपने अंदर जितने भगवान हमको याद थे, ठीक है, और जितने मंत्र हमको याद थे, हमने कहा कि ये सब बकवास बंद करो, अब जल्दी निकलो गुरु यहाँ से। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उस पार पहुंचा ही था, पहाड़ों में ना गलियों के बीच से आवाज, मेघा इस चीज को समझेंगी, जैसे लगता है कि एक कोई ताली भी बजाता है तो कहीं कहीं से एकदम बीच गलियारों से होते हुए आवाज आपके पास आती है। तो वो एक शॉट आया और उसके बाद खटाखट वो आवाज बढ़ती गई और फायरिंग शुरू हो गई। तो उस दिन मुझे लगा था कि मतलब ये कहाँ आ गए हम साथ चलते चलते, मतलब ये क्या मोल ले लिया। आज खेला खत्म है। आज खेला खत्म है, मतलब एकदम सोच लिए थे हम। खैर हंसी मजाक की बात अलग है, पर कहने की बात यह है कि कितने सैनिक हर रोज उस जगह से गुजरते थे, कैजुअलिटीज भी हुई थी वहां पे। इसके अलावा जो दूसरा सबसे जिंदगी को बदलने वाला वाकया हुआ था वो ये हुआ था कि मैं अपने एक दोस्त को रिप्लेस करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे मुझे जाना था, और अमूमन उस जगह तक जाने में 2.5 से 3 दिन का समय लगता है। और एक जगह बीच में आती है जहां पे आपके साथ जो लोग जाते हैं वो वापस लौट आते हैं, और जो लोग ऊपर से आ रहे होते हैं वो अब आपको लेके ऊपर जाते हैं। तो वहां पे एक नाइट हॉल्ट होता है। मैं उस नाइट हॉल्ट की जगह पे, समय कम है इसलिए बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा इसको। मैं जब वहां पे पहुंचा, फरवरी का महीना था, वहां पे बर्फ गिरने लगी, और जब पहाड़ों में बर्फ गिरती है तो अगले दिन मूवमेंट नहीं करते हैं, फ्रेश स्नो में मूवमेंट करना इज नॉट सेफ। और जब मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूं तो मैं 4000 मीटर के ऊपर की जगहों की बात कर रहा हूं जहां पे ट्री लाइन बिल्कुल नहीं होता है, और एक रात में बर्फ गिरने का मतलब है 3-4 फीट तक बर्फ गिर जाएगी। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उसके बाद हमारा लाइन कम्युनिकेशन जो फोन से होता था वो बंद हो गया, क्योंकि बर्फ इतनी गिर गई थी कि उससे वो तार टूट गए। फोन तो होता नहीं है वहां पे। अब हमारे पास सिर्फ रेडियो सेट था,
और वहां पे ड्राई राशन था। वैलो का विश्वास नहीं करेंगे, फरवरी का महीना था, 9 फरवरी को मेरा जन्मदिन होता है। मेरे घर वालों ने रेजिमेंट हेडक्वार्टर में फोन किया था और रेजिमेंट हेडक्वार्टर से मेरे पास रेडियो सेट पे आया था कि आपके घर वाले आपको जन्मदिन विश कर रहे हैं। किसी भी माँ, किसी भी पत्नी, किसी भी पिता के लिए यह समझ पाना कि आपका बेटा एकदम ठीक है, जिससे 8 दिन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल, लेकिन सब ठीक है, बहुत मुश्किल है। ये चीज 8 दिन पे नहीं रुकी, 39 दिनों तक हम लोग वहां पे रहे और परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि दिन का खाना हम लोगों को अब राशन करना पड़ गया था। एक पूरा दिन एक चपाती पे एक बंदा निकाल देता था। वे लोग जो ड्राई टमाटर और प्याज की कतलियां होती थी, चीनी विनी तो खैर बहुत दूर की चीज है, चाय वाय बहुत दूर की बात है, ये सब तो आप भूल जाइए। एक चपाती पे हम लोग एक दिन निकालते थे और सिर्फ 6 लोग थे और सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। अफसर होने के नाते मुझे अपने चेहरे पे हर समय हंसी रखनी थी, हर समय मजाक करना था, हर समय उन लोगों का मनोबल बढ़ा के रखना था। और वहां पे जाके ये समझ में आया कि जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पे होती है तो ना आप अफसर होते हैं, ना आप जवान होते हैं, ना आप साहब होते हैं, ना आप छोटे होते हैं, ना बड़े होते हैं। लाइफ टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग, एवरी रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड। राइट। तो 39 दिनों के बाद जब मैं ऊपर पहुंचा था, तो आज भी मैं उन लोगों से जुड़ा हुआ हूं और शायद मुझे ये जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। पेंडेमिक में भी ये सबक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। रिश्तों को लोग महत्व नहीं दे रहे हैं, अपनों को महत्व नहीं दे रहे हैं, अभी भी लोग भौतिकवाद के पीछे पागल हो रखे हैं। बट आई थिंक आपका शरीर और आपके अपने, इस पेंडेमिक में भी आपको समझ में आ गया होगा कि 50 करोड़ रुपया भी अगर आपके बैंक अकाउंट में होता तो उसके कोई मायने नहीं थे। राइट। आपको जरूरत थी 4 अपने लोगों की जो आपके साथ बैठ के आपके साथ बात कर सकें, इससे ज्यादा सही भी बात किसी को है। जरूरत नहीं थी। तो ये 2 इंसिडेंसेस हैं और इसकी वजह से काफी जिंदगी और चीजों रिच को हुई। देखने का चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया है, उसको अगर सूत्र वाक्य में मैं कहना चाहूँ तो 2 सूत्र हैं अब तक मेरी तरफ से निकाले हुए। थोड़ा सा मैं भी आप लोगों के बहाने फैल लेता हूँ कि एक तो हम लोग लाइफ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और खुद को भी, तो ज्यादा सीरियस नहीं होने का और ज्यादा सीरियस न ले और लोड नहीं लेना चाहिए। अगला सवाल मेघा आपसे है। थोड़ा सा समय हम लोग ज्यादा, आप दोनों से अनुरोध है कि आप लोगों का समय कीमती है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे समय, 5-10 मिनट। ये आईएएमसी की किसी छात्र वर्षा चौधरी का कमेंट है। मेघा जी ने आईएएमसी के शुक्रवार संसद में कहा था कि सिर्फ सड़कों पर चिल्लाने से वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है। हो सके तो मेघा आज के फेमिनिज्म पर अपने विचार रखें। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं मेघा तो मैंने केवल यही कहा था कि उन्होंने कहा था कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो क्या, तो मैंने कहा था कि वो सब जगह जगह चिल्लाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, तो सड़कों पे रैली निकालने से कभी भी वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होने वाला। फेसबुक पे लंबे लंबे कमेंट या कहीं भी ट्विटर वगैरह पे लिखने से वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होने वाला। वुमेन एम्पावरमेंट तब होगा जब महिलाओं के हाथ में ना 10 रुपए होंगे। छोटे शब्द है, गाँव में 10 रुपए भी नहीं होते, या तो पति से मांगने पड़ते हैं, बेटे से मांगने पड़ते हैं, ससुर से मांगने पड़ते हैं, पिता से मांगने पड़ते हैं। जब तक आपके हाथ में आपके हुनर से आप कमाने वाली पूंजी नहीं होगी, आप कभी सशक्त नहीं हो सकती, खुद का आत्मविश्वास नहीं बढ़ सकता, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। आप सारे रोल अदा करो, मैं नारी हूँ, मैं भी मानती हूँ, मैं भी बच्चे करूंगी, माँ बनूंगी, बहन हूँ, पत्नी बनूंगी, दादी भी बनूंगी, सब कुछ बनूंगी, पर मैं मेघा परमार हूँ, तो मैं आजीवन मेघा परमार रहना चाहूंगी। मेरी खुद की एक आइडेंटिटी होना जरूरी है। आप सब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, तो वैसे ही हर महिला के अंदर अलग अलग गुण होते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे आपके अंदर क्या गुण है। आपको पता है, मान लो मैं माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ती तो मैं गांव में कंडे बेच के खुद के पैसे कमा के कुछ ना कुछ कर रही होती, और जरूर मैं कुछ ना कुछ कर रही होती, कि मेरी आइडेंटिटी मैं ही पहचान रहे। मेरी मम्मी ने कहा था छोरी के जात के सब आना चाहिए, छोरा के जात के भी सही सब आना चाहिए। मेरे भाई को भी रोटी बनानी आती है और मुझे बाइक चलानी आती है, तो मेरी मम्मी ने दोनों में इक्वलिटी रखी। तो आपको भी आनी सब चीजें चाहिए। कभी भी आश्रित नहीं रहेगा कि बाइक या गाड़ी पति आएगा तभी वो मुझे ड्रॉप करेगा, ड्राइवर आएगा तो ही मुझे ड्रॉप करेगा, नहीं। आपको अंदर खुद को हमेशा डेवलप करते रहना है। हम लोग सशक्त बनने का अर्थ ये मत समझो कि पुरुष शराब पीते सिगरेट पीते तो उनकी बुरी आदतों को हम अपनाएं ना। उनकी इक्वलिटी मतलब वो क्या करते हैं जिससे वो होता है, वो डिसीजन लेते हैं, वो अपना हर चीज पे वो दिखाते हैं कि अरे मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, तो हम नहीं है क्या? वो महिला सशक्तिकरण है।
आपकी अपनी खुद से पहचान वो महिला सशक्तिकरण है। हमें हमारी हम कितने लकी हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं, और हम कितनी लकी नारियां हैं कि हम भारत में पैदा हुई हैं, कितनी महान महान महिलाएं हमारे देश में पैदा हुई है। तो हमें हमारी भारतीय संस्कृति परंपराओं को तो आगे बढ़ाना है, पर जो रीतियों को आगे बढ़ाना है, कुरीतियों को खत्म करना है। बस इतना ही मैंने उस दिन थोड़ा थोड़ा कहा था, ज्यादा कह दिया बस। ये मेरे खुद के नहीं विचार आप हैं, जरूरी नहीं कि आप सहमत हो। नहीं, आपने कतई ज्यादा नहीं कहा है, कम कहा है, लेकिन हाँ इतने सूत्र रूप में और इतने ढंग से आपने कहा है, इस पर कई सारे हमारे व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं, कमाल है, क्या बात है। और अब हम कैप्टन धर्मवीर की ओर बढ़ रहे हैं। कैप्टन साहब, आपको कैप्टन डीवीएस कहा जाता है, मुझे पता है, लेकिन ये हमें हाल में ही पता चला कि आप कैप्टन डीवीएस भी हैं। और आपके लिए सवाल है नीता सिंह वत्स जी का। सवाल नहीं है, एक अनुरोध है। अदर देन दीज थिंग्स आई नो कैप्टन डीवीएस इज आल्सो अ पोएट, रिक्वेस्टिंग फ्यू लाइंस फ्रॉम हिम। कमाल है दोस्त, ये खबर तो हमें भी नहीं थी, पूरी दुनिया को खबर है और आपने हमें ही नहीं बताया। खैर, मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी चंद लाइनें हमें सुनाएं। व्यालोक, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कई बार हम मान लेते हैं कि ये हुनर आदमी हमारे लिए है नहीं, right. ये हमसे ना हो पाए। ठीक है, रामाधीर सिंह अपने लौंडे को जो बोले कि बेटा तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाए, तो हम लोग भी बहुत बार अपने आप को समझा लेते हैं कि बेटा तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाए। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस रिक्वेस्ट, एक मेरी बहुत छोटी सी 8 पंक्तियों की एक कविता है जो मैंने खास तौर पे अपनी महिला मित्रों, फीमेल्स के लिए लिखा था। लार्जली ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आ जाती है जब लोग अपने आप के अंदर थोड़े से सहम से जाते हैं और बहुत सारी समाज की बारे में सोच के अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, इस तरीके से है। एक बात बोलूं, तुम हो बेबाक और आजाद आज फिर भी, तुम हो बेबाक और आजाद आज फिर भी, क्यों वक्त पुराना साथ लिए चलती हो। तुम हो बेबाक और आजाद आज फिर भी, क्यों वक्त पुराना साथ लिए चलती हो। कत्ल कर अतीत यादों का वजन भी, कत्ल कर अतीत यादों का वजन भी, वो चश्मा दूर की नजर का उतार फेंक। बस खराब आंखों से आसपास देख, खुशी यही है तेरे बहुत पास। महसूस हुआ? कमाल। वैसे ही आपकी एक और खासियत तो मैं भी जानता हूं कि कैप्टन डीवीएस इज आल्सो अ सिंगर, बट कैप्टन साहब के इतने गुण हैं कि हम लोग सारे गुणों का मुजाहिरा अभी नहीं करवा पाएंगे अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए। ये लास्ट के 10 मिनट हैं कैप्टन धर्मवीर और मेघा, आपसे, आप दोनों से। ये रैपिड फायर राउंड है। जरूरी नहीं कि आप मेरे हर एक सवाल का जवाब ही दें। अगर आप उस किसी सवाल से अनकंफर्टेबल हैं या जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप नहीं दे सकते हैं। आप कैप्टन धर्मवीर कुछ माइक म्यूट करके कुछ शायद मुझे गाली वाली दे रहे हैं, लेकिन खैर ठीक है, अच्छा है, वो आप बाद में फोन पर भी दे सकते हैं। एनीवे, शुरुआत धर्मवीर आपसे करेंगे। जी। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुर्गा। मुर्गा। मेघा, कौन सा सपना है जो बाकी है? समंदर के नीचे जाना है, स्काई डाइविंग करनी है, नॉर्थ पोल पे गांव में तालाब खुदवाना है, ढेर सारे पेड़ लगवाने हैं, ढेर सारे बच्चों को आगे बढ़ाना है और बुढ़ी नहीं, होके इसमें मरूं नंबर तो 1, इसमें नंबर 1 पूछना था कि सबसे बड़ा सपना क्या है? सबसे बड़ा सपना तालाब खुदवाना है। गांव में, अपने गांव में। ओके। बिल्कुल। ऐसा मित्र जिसकी बहुत याद आती है?
अब आप बोलूंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। नहीं मतलब ठीक है, मैं क्यों नहीं करूंगा, हमारे दर्शक करने चाहिए। आप अगर मुझे इसके रीजन है, जवाब मैंने दे दिया। आपके द्वारा हम्म, लिखा हुआ एक पेज का पत्र हमारी श्रीमती जी ने बहुत सप्रेम संभाल के रखा है, जो आपने हम लोगों के शादी पे दिया था। अच्छा हाँ, ओके। तो हम्म, और इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन है व्यालोक। जिस तरीके से आपकी जिंदगी पिछले 15-17 साल रही, और जिस जगह पे हम मिले थे, और जो यादें आपकी थी, आई थिंक काफी कुछ है आपके बारे में जो बहुत कुछ याद आता है। अच्छा लगता है, अगर लगेगा तो कैप्टन साहब मेरी किताब का भी प्रचार कर देते, लेकिन वो मैं करवा लूंगा, खैर इन्होंने किया भी है। मेगा पिछले साल हम लोग कहीं घूमने नहीं जा पाए थे हम लोग, तो कौन सी जगह आप अब शायद घूम रही हैं, अभी आपका कोई समिट की तैयारी कर रही हैं पुडुचेरी में ही, भारत के अंदर सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है? भोपाल और पौंडीचेरी। भोपाल और पौंडीचेरी में से एक अगर चुनना पड़े? भोपाल। भोपाल। भोपाल, क्योंकि आप वहां की हैं या नहीं, वह क्योंकि वो ऐसा खूबसूरत जगह है? है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत प्यारे लोग हैं। खूबसूरत जगह से नहीं होती, लोगों से होती। लोगों के बीच में आप रहते हो, तो जहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं, वहां आप अपना पूरा जीवन बहुत अच्छे से काट सकते पसंदीदा फिल्म कैप्टन साहब? गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1। कमाल है यार, आपको मतलब और कोई फिल्म नहीं मिली? क्यों, गजब। कोई बुराई है इस पिक्चर को पसंद करने में? नहीं, कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी ये रैपिड फायर राउंड है, तो केवल आपकी पसंद। मैंने मतलब कोई आर्मी की फिल्म होती, कोई क्लासिक लोग बताते हैं, थोड़ा सा अपना भाव चढ़ाते हैं, जैसे मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं काफी गंभीर होकर कह दूंगा शिंडलर्स लिस्ट, आई आई लाइक दैट वेरी अच्छा सुनो, अब इस बात पे एक मैं बात मच। कहना चाहूंगा। मैं जेएनयू आया था 1997 में, ठीक है। मेरे रूममेट हुआ करते थे राहुल मिश्रा जी, आप उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। कुछ हमारे मित्र लोग प्रिया सिनेमा हॉल में हमको पिक्चर दिखाने ले गए, थिन रेड लाइन। हाँ जो राइट, झाड़ी में उस से समय निकल के रिलीज सब हुई थी। गोली मार देता था, और बाद में पता चला कि हाँ उस पिक्चर को अवार्ड भी मिला था। हाँ। भाई ये नहीं हो पाई, ठीक है। और जहां तक रही बात आपकी इंटरनेट की इस दुनिया में, हर आदमी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता है, और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की भीड़ में द ऑर्डिनरी हैज बिकम सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो चीज बहुत सामान्य है उसी को आप सामने प्रस्तुत करिए। अगर मेरी पसंद का गाना लगावे जब लिपस्टिक है, तो वही है। तो हम वही गुलजार है। साहब की गलियां जब जाना होता है तो चले जाते हैं, लेकिन मजा जिस चीज में आता है वही है। तो पंकज वो आता त्रिपाठी है। गैंग्स ऑफ वसेपुर के शुरुआत होते ही जो पहला डायलॉग बोला है ना, वो अपने आप में एक पिक्चर है मेरे लिए। राइट, ये बहुत जरूरी बात है कि आप जो हैं वही रहें, आप बनावट न लाएं, आप ओढ़े नहीं खुद को। अंग्रेजी फिल्मों से मेरा तारुफ जेएनयू में जाने के बाद ही हुआ था, और मुझे याद है कि उस समय टर्मिनेटर फिल्म रिलीज हुई थी, और वो टर्मिनेटर 1 या 2 थी 97-98 में। और कॉमन रूम हमारा होता था, वहां एक टीवी होता था, उस पर आ रही होती थी फिल्म। और मैं सेंट बोरिस से था, बाकी हमारे जितने साथी वगैरह थे सब सेंट पॉल्स और क्या क्या सबसे थे, अंग्रेजी दां लोग थे एक से एक। तो जब वो टर्मिनेटर को गोली मारता है तो वो पिघल जाता है, सीन कुछ ऐसा होता है। और मैं सीधा दरभंगा से डायरेक्ट लैंड किया था मैंने दिल्ली के मिंटो रोड स्टेशन पर, और वो सीन दिखा मुझे और मेरे मुंह से निकल गया, मतलब अनायास, अरे ये तो चू गया। और उसके बाद यकीन मानिए आप लोग कि मतलब पूरे सेमेस्टर, पूरे साल और अब तक
जो दो दोस्त उसके गवाह थे, एक तुम्हारे परम मित्र पीयूष शर्मा जी थे और एक निखिल थे। वो भी अभी मेजर वेजर हो गए होंगे। तो इन दोनों ने पूरे जेएनयू के काल में मेरा इसके लिए मजाक बनाया रखा। आपके लिए एक सवाल है धर्मवीर कि कभी बिहार गए हो आप क्या? और जाहिर तौर पर मैं कहूंगा कि गए होंगे आप शायद। कई बार गए हैं। सबसे पहली पहली बार गए थे छुट्टी 1994 में म्यूनुल हक स्टेडियम में सुखदेव नारायण टूर्नामेंट होता है। नॉर्थ जोन से वो खेलने गया था और आखिरी गया हूं पिछले साल मुजफ्फरपुर में एक जिम के उद्घाटन के लिए। पटना वटना होके गए थे, मनेर स्वीट्स होके गए थे। मैंने बिहार बड़ा नहीं जाए तो मजा आया कैसे था। चलिए, हमारे सास बड़ा बिहार मजा का है, आया था। बिहार नहीं जाए तो काम चलिए। ना ना, अभी आपको भी मेगा मैंने आमंत्रित किया था कि आपको बिहार भी आना चाहिए, और बिहार के बारे में जो कई सारी बातें आपने सुनी होंगी, कही होंगी। बिहार के लोग एक मायने में, जिसकी मैं गारंटी देता हूं कि दे आर वेरी गुड होस्ट्स, बहुत शानदार होस्ट होते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि पहली छुट्टी जो मैंने घर से बाहर बिताई थी किसी दोस्त के यहाँ, वो कैप्टन डीवीएस के यहाँ थी। और मैं इनके साथ सड़क मार्ग से पहली बार, और इनके पास उस समय Hyundai एक्सेंट लॉन्च हुई थी शायद, और वही गाड़ी थी, और उससे हम लोग गए थे। और इनके घर में मतलब मेरा भव्य स्वागत हुआ था, और उससे जुड़ी कई यादें हैं। लेकिन दोस्त के यहाँ पहली याद वही थी। आपका पहला ट्रिप या कोई ऐसा ट्रिप जो आप मिस करती हैं? सबसे ज़्यादा मैं मिस करती हूँ जब मैं पहली बार बीएमसी कोर्स के लिए गई थी, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। वो कोर्स सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। बिहार के बारे में जो आप बोल रहे हो, मेरा पहला प्रेम जिससे हुआ था वो बिहार से ही थे। खगड़िया करके अरे एक जगह कमाल है। है, वहां से वो थे। खगड़िया के हमारे मित्र लोग भी बहुत हैं। मनीष कुमार मणि थे, अभी वो बीजिंग वगैरह में सेटल्ड हैं। तो खगड़िया से हमारा भी बहुत पुराना नाता रहा है, और लेकिन अब आज हम तक हम रैपिड उनसे फायर। मिले नहीं है, आज तक हम उनसे मिले नहीं है, आज तक हम उनसे नहीं मिले। कमाल है। हम अगर वो अभी ये देख रहे होंगे तो हम कहेंगे कि भाई उनको मिलना चाहिए। और कैप्टन साहब, हम लोग अब इसको समाप्ति की ओर लेके बढ़ रहे हैं। पिछले साल कौन सी किताब आपने पढ़ी थी जो आपको बहुत बेहद पसंद आई? वो 7 दिन बोल सकता हूं मैं, उसमें आपका भी प्रचार हो वो जाएगा, सब बिल्कुल बोल प्रचार हो सकते जाएगा। हैं। लेकिन वे 47 दिन बोलिए, वरना लोग 47 कहेंगे कि मैंने आपको हाँ, चुपके से व्हाट्सएप कर दिया है और जबरदस्ती प्रचार करवा। नहीं नहीं। मैं सच बताऊं तो मैं बड़ा रियल आदमी हूं। बहुत लोगों को ये विश्वास नहीं होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में वीडियो गेम नहीं खेला और कॉमिक्स नहीं पढ़ी। वीडियो गेम तो मैंने भी नहीं खेला है, कॉमिक्स हाँ, खूब पढ़े मतलब हैं। साहित्य पढ़ने से ज्यादा मुझे लगता है कि अगर मैं घूमूंगा, जगहों पे जाऊंगा, कुछ नया करूंगा, तो रुचि मेरी किताबों में थोड़ी कम है। कम क्या, बहुत कम है। इसीलिए जापानी भाषा पढ़े, हम लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, 12वीं पास आदमी है, बॉटम लाइन यही है। ठीक है, हाँ, तो जबरदस्ती फिर वही मतलब ग्लोरीफाई करके कुछ झूठ बोलने से फायदा है नहीं दोस्त। सच यही है कि किताब विताब से नाता बहुत दूर है। जिंदगी जीते हैं, लिख सकते हैं किताब, पढ़े नहीं है। मेघा, आखिरी सवाल हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग इस बातचीत को यहीं वाइंड अप करेंगे। पसंदीदा सवारी, 2 पहिया 4 पहिया, पहले तो ये बताइए। ट्रेन। ट्रेन। हे कमाल है। ओके, ट्रेन से सबसे पहली बार आप कहाँ गई थी, कहाँ से कहाँ? मध्य प्रदेश से गुवाहाटी, जब मैं पहली बार आवारा बनी थी, कानपुर की गलियों में 3 बजे रात को घूमी थी। गुवाहाटी के बाद आवारा मेरी बनी? शादी होने, मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि मेरे लिए नेशनल यूथ फेस्टिवल में मैं पहली बार गई थी, और मेरे को पता था इसके बाद मेरी शादी होने वाली है, क्योंकि गांव से मंगनी हो चुकी थी। एक ही बार एनएसएस के ओके। कैंप में पापा ने जाने दिया था। तो ये था कि ये 7 दिन भाई जो भी है मन में वो सब कुछ करना है। घूमना है, लोगों से बातें करना है, लड़कों से भी बात करनी है, क्योंकि इससे पहले लड़कों से भी बात करने की परमिशन नहीं थी।
ट्रेन की जो सीढ़ियां होती है, स्लीपर की ट्रेन थी, उसमें मैं भी बैठी थी। यूथ फेस्टिवल में 5,000 लोग थे, ऐसा कोई बंदा नहीं था जो मुझे नहीं जानता था। मैं सब कुछ करती थी, वह डांस भी करती थी, गाती भी थी। इसलिए बहुत मिस करती हूँ मैं। आप कैप्टन साहब कोई हार्ले क्लब के मेंबर हैं, या शायद हार्ले डेविडसन जो चलाते हैं उन लोगों का एक क्लब होता है, तो मैं मान लेता हूं कि आपकी पसंदीदा सवारी वही हो। नहीं, छोटी जगह से जब आदमी आता है ना, तो उसको बहुत सारे टिक बॉक्स टिक करने होते हैं। ओके, ठीक है, हाँ, कि तो साइकिल ये से आपने 42 किया है। किलोमीटर। हाँ, तो ये सब टिक बॉक्स है। अब जिंदगी के मायने, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके लिए जिंदगी इंसान जी रहा है, और अपने लिए अगर अपनी बात कहूँ, तो मेरा मन अब घूमने का है व्यालोक। हम्म, गाड़ियों वाड़ियों का शौक है, थोड़ा सा, मतलब थोड़े से थोड़ा ज्यादा है शायद। हम्म, लेकिन उसको मैं बहुत पॉजिटिवली इस तरीके से लेता हूँ कि एक बैग लेके हमारे पिताजी ने भेजा था जब हम जेएनयू आए थे। जय। और वो दिन था, और आज, मतलब आज का दिन है, वहां से कुछ लिए नहीं है। लेकिन आपकी पसंदीदा सवारी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये रहेगा सवाल। इस जिंदगी को सफल मान लूंगा, रेंज रोवर ले लूंगा तो। अरे वाह। ये तो लेकिन आपके लिए मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल सा ये है, तो बहुत क्योंकि असंभव कुछ बना के भी नहीं रखना है ना दोस्त, की हो ही ना पाए। हाँ। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धर्मवीर कैप्टन टीवीएस और मेघा। आप लोगों से और भी बहुत सारी बातें करने का मन था, लेकिन मुझे पता है कि मैं शायद खलियर हूँ, आप दोनों खलियर कतई नहीं है, आप दोनों के पास बहुत सारा काम है। और कैप्टन साहब कुछ बोलना चाहते हैं? जी कैप्टन साहब। मुझे मेघा से एक सवाल पूछना था। हाँ पूछिए, बिल्कुल पूछिए। मेघा, आप 2019 में आपने एवरेस्ट समिट किया था। जी हाँ। अमीषा चौहान को जानती हैं? जी हाँ। हाँ, उन्होंने भी आपके बारे में मुझे बताया था, तो मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था। आप लोगों की बहुत वीर गाथाएं हैं। अमीषा चौहान से मैं 6-7 बार मिल चुका हूँ। वो भी काफी इंस्पायरिंग लड़की है। बिल्कुल। और तो बस यही मुझे पूछना था। मुझे लगा इससे पहले कि ये शो खत्म हो जाए, और आप मुझे मौका देंगे, मुझे पता है ऐसा। 2 शब्द कहने का शो खत्म होने के जी पहले मैं उस समय बिल्कुल अपनी बातें बिल्कुल। रखूंगा। आप लोग अभी भी बात रख सकते हैं, और मैं आप दोनों का वितस्ता वेंचर्स परिवार की ओर से और मेरी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर आप दोनों का बेहद बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि बेहद शॉर्ट नोटिस पर, और आप लोगों ने काफी समय दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब आप लोग अपनी बाय बाय करते हुए अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कैप्टन धर्मवीर और मेघा, आप दोनों के लिए मंच है। सबसे पहले तो व्यालोक, थैंक यू सो मच आपको और आपके इस माध्यम को, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपनी बातें सबके सामने रखी। एंड ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेघा, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। एंड आई फील ऑनर्ड दैट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू, क्योंकि जिस उम्र में जो चीज़ें आप कर रही हैं, शायद उस उम्र में हम लोगों के पास जिंदगी के क्या मायने हैं ये भी नहीं पता था। राइट। और बस जो कर रहे थे वो करते जा रहे थे, और लगता था कि अगला दिन आएगा तो ये कर लेंगे, उसके अगले वाले दिन ये कर लेंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत सारी बधाई, बहुत सब बधाई आपको, जो चीज़ें आपने लाइफ में अचीव की हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने गांव में जो सारी चीज़ें करना चाहती हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हों। मैं चाहता हूं कि जो सपने, जो उड़ान आपने अपने सपनों को दी है, वो कहीं पे रुके ना, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आपकी भाषा में एक सरलता है, आपकी भाषा में एक प्रवाह है, जो कि बहुत कम लोगों में। कई बार क्या होता है कि आपके अंदर नॉलेज, आपके अंदर भावनाएं बहुत सी होती हैं, पर लोग उन भावनाओं को, उस ज्ञान को दूसरों तक ठीक से, सहजता से रख नहीं पाते हैं। तो आपके ऊपर माँ सरस्वती का ये वरदान है कि आप अपनी बातों को बहुत सहजता से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाती हैं। मैं चाहता हूं कि माँ सरस्वती का आपके ऊपर ऐसे ही हाथ रहे, और आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकें, लोगों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, और ऐसे ही आप तरक्की करती रहिए। थैंक यू सो मच सर। आपको मैं कई दिनों से फेसबुक पे फॉलो करती हूँ, और आपका पिक्चर मैंने अपने पिताजी को भी दिखाया था, क्योंकि
आपकी एज 40 के लगभग ही है ना? बोल दो, बुरा नहीं मानूंगा। ये तो मेरे 42 है। तो मेरे पापा भी 42 के हैं, मेरे पिताजी, और मैंने एक बार उनको दिखाया था कि पापा देखो ये कितना जवान लग रहा है, हीरो की तरह लग रही है, और તમે देखो तुमने कई कर लियो तुम्हारो हाल। तो आप बहुत सारे लोगों की प्रेरणा है सर। और थैंक यू सो मच ड्योलॉग जी, आपने यहाँ आमंत्रित किया, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ हमारी बातें बहुत सारे लोगों तक पहुँचती है, बहुत सारे लोगों के विचारों में चेंजेस आता है। धर्मवीर सर, मैं आपको बहुत सारा सुनना चाहूंगी, चाहती हूँ मैं आए दिन आपको और ऐसे ही सुनती रहूँ बहुत सारी जगह पर। बस इतना ही कहूंगी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, मेघा एंड धर्मवीर। इट वाज रियली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।